भारत के स्वर्णिम इतिहास को बनाने में जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही योगदान भारत माँ की पुत्रियों का भी रहा है। एक और जहाँ रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना को झुकने पर मजबूर किया था, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के नाकों चने चढ़वा दिए। आज हम आपको इस देश की एक वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिनके 30 साल के स्वर्णिम राज्य में मध्य भारत में विकास का सूरज दिखा। यह वीरांगना थी महारानी अहिल्याबाई होलकर। राजा और गुरुजी बात कर रहे खंडेराव को शिक्षा देने के बारे में। तभी वहाँ पर अहिल्या आती है और गुरुजी उसको एक ज्ञान देते हैं और शिक्षा का महत्व समझाते हैं। गुरुजी कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान का प्रसार ही समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। तभी वहाँ पर रानी जी आती है और बताती है कि सिर्फ खंडेराव को ही शिक्षा लेने का अधिकार है, औरतें शिक्षा नहीं ले सकती है। तो अहिल्या शिव जी के पास जाकर रोने लगती है। जब मेरी किस्मत में शिक्षा ही नहीं है, तो आपने मेरी मम्मी को मन क्यों जलाई शिव जी? शिक्षा की मेरी खुद एक औरत हो सकती है, तो मैं लड़की होकर क्या शिक्षा नहीं ले सकती हूँ शिव जी? राजा और रानी में बहस होती है अहिल्या की शिक्षा को लेके। राजा जी कहते हैं स्त्रियां पुरुषों से कमजोर नहीं होती, बस उनमें शक्ति का उपयोग करने का तरीका अलग होता है। एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। अंत में रानी जी बोलते हैं कि अहिल्या को एक कठोर परीक्षा देनी होगी, तभी वह शिक्षा प्राप्त कर सकती है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वह शिक्षा पाने के लिए कितनी योग्य है। अहिल्या बोलती है ठीक है, मुझे मंजूर है। रानी अहिल्या को एक बड़े से कमरे में लेकर जाते हैं। वहाँ पर पूरा अंधेरा होता है। रानी जी बोलते हैं कि तुम्हें यह एक सिक्के से यह पूरा कमरा भर देना है और कमरे का एक भी कोना खाली न रहे, इस तरीके से तुम्हें ये भरना है। अब अहिल्या सोचती है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक सिक्के में आ जाएगी और पूरा कमरा भी भर जाएगा। अंत में अहिल्या सबको घंटा बजाकर वहाँ उस कमरे में बुलाती है और अपने हाथ में कुछ लेकर आती है। सब देख रहे हैं, तभी वहाँ पर वह दिया जलाती है और उस दिए की रोशनी से पूरे कमरे को अंधकार में से बाहर निकालकर तेज से भर देती है। राजा जी बोलते हैं शाबाश अहिल्या, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम शिक्षा लेने के योग्य हो। अब अहिल्या बोलती है शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को सच्चा आत्मनिर्भर बना सकती है। रानी
राजा जी, उनका बेटा खंडेरा बोलकर और गंगोबा मंत्री जी तीनों विचार विमर्श कर रहे हैं कि गांव वाले मान नहीं रहे हैं, तो अहिल्या जाके सुझाव देती है कि बाबा साहेब, मैंने नया रास्ता खोजा है कि लड़की औरतें जिनके पास कला है, क्यों ना उनको व्यापार में शामिल किया जाए। राजा जी पूछते हैं, पर कैसे, कुछ सोचा है? बस वही सोच रही हूँ बाबा साहेब। इसके बाद अहिल्या गांव में एक एक घर में जाती है। अहिल्या गंगोबा काका और कुछ सैनिकों को लेकर जाती है और गांव की औरतों को काम करने के लिए समझाती है, पर सब अपने घर के दरवाजे बंद करके चले जाते हैं। काफी देर तक अहिल्या वहीं पर बैठकर सबके लिए राह देखती है, पर कोई वापस नहीं आता। गंगोबा मंत्री जी कहते हैं, रानी साहब, ऐसे वक्त जाया करना ठीक नहीं है, ऐसे राह देखना ठीक नहीं है, कोई नहीं आने वाला। अहिल्या कहती है, मेरे पास राह देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैं कोशिश करना छोड़ नहीं सकती हूँ गंगोबा काका। यह सब मेरे अपने हैं, भले यह समय ऐसा है कि सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन मुझे तो उन सभी का साथ चाहिए। मैं भी बुरा मानकर मुंह मोड़ लूं तो यह दूरी कभी खत्म नहीं होगी। गंगोबा काका, शासन का अर्थ केवल सत्ता का प्रयोग करना नहीं है, परंतु प्रजा की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। गंगोबा मंत्री जी कहते हैं, आपकी यह आशावादी सोच का मैं सम्मान करता हूँ, पर इस समय पर उम्र में आपसे बड़ा होने के नाते एक सलाह देना चाहूंगा। कभी कभी स्थिति को स्वीकार करना वह गलत नहीं होता। जो बात असंभव है उसके पीछे सारी शक्ति लगा देना एक बुद्धिमानी नहीं है। अहिल्या एक घर में जाकर बात करती है। नमस्कार काका। छोटी रानी साहब, प्रणाम। अंदर से एक औरत आती है और बोलती है, नमस्कार रानी साहब, और अंदर चली जाती है। अहिल्या कहती है, यहीं रुकने दीजिए ना। वो काका ने कहा, माफ कीजिए छोटी रानी साहब, हमारी औरतें किसी पराये मर्द के सामने नहीं आती। तभी अहिल्या वहां दोनों सैनिकों को वापस जाने के लिए कहती है, आप दोनों जाइए, मुझे आप दोनों से बात करनी है। आप घोड़ा काकी है ना? मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे खुद को आपके हाथ की बनी हुई रजाई अच्छी लगती है। आप बहुत सुंदर बनाती है। आप एक अच्छी कलाकार है, तो आपकी कला केवल आपके घर तक क्यों सीमित रहे? यह सिर्फ आपके परिवार और रिश्तेदारों तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में फैल जाए। इससे एक अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ काम करें। सारे गांव में चर्चा हो रही है कि छोटी रानी साहब हमारी सारी औरतों को अपने काम में शामिल करना चाहती है। माफ कीजिए छोटी रानी साहब, राज दरबार में रहने वाली औरतें कुछ भी करे उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर हमारे घर की औरतें अगर बाहर निकलेगी तो हमारी इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। हम हैं कमाने वाले, औरतों का काम है परिवार संभालना, घर संभालना और बच्चों को संभालना। आप जो बोलो वह मुझे मंजूर है, पर मेरी पत्नी काम नहीं करेगी। और अहिल्या वहां से निकल जाती है। रानी जी गुस्सा होती है और बोलती है कि गांव की औरतों को कारोबार में शामिल करना यह कोई खेल है क्या? जो अब तक नहीं हुआ वो अहिल्या ही क्यों करना चाहती है? अहिल्या एक एक घर जाकर सबको विनती करके पूछ रही है, पर कोई हाँ नहीं बोलता। राजा जी कहते हैं, जो अब तक नहीं हुआ वही अहिल्या करके दिखाएगी, इसीलिए वो अहिल्या है। अंत में धीरे धीरे एक एक कर औरतें आती है और बुनाई का काम शुरू करती है। एक समाज तभी प्रगति कर सकता है जब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो। और इस तरीके से एक नए समाज की शुरुआत हुई। एक सच्चा नेतृत्व वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।